कंसंट्रेशन टर्म्स और उसमें वी हैव डन 3 परसेंटेज, मोलारिटी एंड मोलैलिटी। अब हमने 4th टर्म करनी है नॉर्मेलिटी, लेकिन 4th टर्म तब समझ आएगी अगर उससे पहले हम एक और कंसेप्ट को सीख लें। सो यू पुट अ हेडिंग, पहले तो डिफरेंट कलर ले लो। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेन नोट्स, लेकिन इसको समझने के लिए ये चाहिए। तो आपने हेडिंग डालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, so put up this heading, equivalent weight। अब इस कंसेप्ट को समझो और आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हो। आपने हेडिंग डाल लिया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं, दैट इज ओके। अब अपनी कॉपी में ऐसे लिखना ₹20 equivalent to 1 chocolate of ₹20, equivalent to 1 pack of chips of ₹20। अब तीनों की वैल्यू इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं आपस में। चॉकलेट कैन नॉट बी इक्वल टू चिप्स, इसके लिए वर्ड हम इक्वल ना यूज करके क्या करते हैं, यूज इक्विवेलेंट। जैसे सारे स्टूडेंट्स आपस में क्या है, इक्विवेलेंट, सारे इक्विवेलेंट है। तो ₹20 आर इक्विवेलेंट टू 1 चॉकलेट, इक्विवेलेंट टू 1 पैक ऑफ चिप्स। मैंने एक दिन पहले भी क्लियर किया था डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट। जैसे मैंने कहा था 2 + 2 इक्वल टू 4। सक्षम डोगरा यहाँ पे म्यूट करो। 2 + 2 = 4 होता है, वहां पे हमने इक्वल साइन यूज किया। लेकिन ₹20 और चॉकलेट इक्वल नहीं है, तो वहां पे क्या यूज किया, इक्विवेलेंट, उनकी वैल्यू इक्वल है, ये इसका मीनिंग है। अब यहां पे you put up a special star and write hydrogen is taken as reference। दुनिया में नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते हैं, उससे कंपेयर करेंगे सबको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे H लिखा है, H2 नहीं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H is taken as 1। खास हाईलाइट करना है इसको। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हम 1 मान लेते। कोई आपको बोल दे कि 1 नहीं होता, कि 1.008 होता है, उसे कहना हाँ हमें पता है, बट यू टेक इट एज 1 से कैलकुलेशन करनी है साथ। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया, बाकी सबको कंपेयर करेंगे विद हाइड्रोजन। अब कैसे, अब मैंने एग्जांपल ली, मैग्नीशियम +2 HCl।
फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2. Very simple to understand. Atomic mass of magnesium is 24. अब यहां पे H2 हो गया तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 2. ये क्लियर? यहां तक तो क्लियर है. एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस. अब हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है मैग्नीशियम का. तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना मान लिया? 1. तो वहां से इसको सॉल्व कर लो. कितना आ गया बोलो? 12. लिख लो ऐसे. बेटा ये सिंपल यूनिटरी मेथड है ना. ये देखो आता है समझ. क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इंटू 1/2. तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज 12. कोई डाउट ना रहे तो मैंने इसके सामने लिख दिया. ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है और ये मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास है. बार बार लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं. एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 and equivalent mass of magnesium is 12. ये समझ आ गया. अब जरा आप कैलकुलेशन करो. तो ये जो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं ये हम कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेस पे निकालते हैं. इक्वेशन वाइज निकालते हैं. जैसे 2H2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2 वाटर. अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32. 2 ऑक्सीजन है ना, वो हो गया 32. यहां पे हाइड्रोजन 4 हो गए तो ये कितना हो गया? 4. ये तो क्लियर है. एटॉमिक मास से ऐड कर लिया आपस. अब इक्विवेलेंट मास कितना मानते हैं हाइड्रोजन का? 1. तो इसलिए ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? 8. इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास आ गया 8. ये समझ लग गया. सी पार्ट. हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद क्लोरीन फॉर्मिंग 2HCl. ये 2 हो गया. क्लोरीन 2 हो गया तो 71. 35.5 इंटू 2. अब इक्विवेलेंट मास इसका मान लिया 1. तो क्लोरीन का कितना आया बोलो? 35.5. इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखे, मैंने बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स में लिखा है हर एक को समझ आ सके. हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू क्लोरीन. वो आ गया 20 रुपीज इक्विवेलेंट टू 1 चॉकलेट इक्विवेलेंट टू 1 चिप्स 1 पैक ऑफ चिप्स. अब इसका इक्विवेलेंट वेट 1, इसका इक्विवेलेंट वेट 8, इसका इक्विवेलेंट वेट 35.5. इसको बॉक्स में डाल. याद करो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. वहां पे आप पढ़ते थे 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन. यहां से समझ आया ऐसा क्यों है? तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है. कितने कितने मास से कंबाइन कर रहे हैं. पंजाबी को ये बड़ा अच्छा समझ आ रहा है. $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज. वो क्या है? इक्विवेलेंट. वो वैल्यू ऐसे है. $1 हो और 1 रुपी हो तो वो बराबर थोड़ी है, क्योंकि वैल्यू उनकी अलग अलग है. ऐसे हाइड्रोजन का हमेशा एक पार्ट ऑक्सीजन के 1 पार्ट के बराबर नहीं होगा, 8 पार्ट्स के बराबर होगा. क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स के बराबर होगा. इज इट ओके? अब इक्विवेलेंट मास जो हमने यूज करना है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब लिखो आप नंबर 1. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी. हमें आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना, सम ऑफ एटॉमिक मासेस. अब यहां पे एक नई टर्म आ गई
बेसिसिटी, basicity is the number of replaceable H positive ions present in an acid. The word is, again highlight, replaceable H positive ions. रिप्लेस किससे होंगे? बेस के साथ. एक पेपर लेके उसमें ये डाल के पेपर फिर अपनी पॉकेट में डाल. रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस. अब देखिए ध्यान देना, वर्ड आया रिप्लेसेबल. बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी है और बेस की है एसिडिटी. तो है क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एसिड विद बेस. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एसिड विद बेस. कैसे? अब जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, HCl प्लस NaOH. एवरीबडी नोज एसिड का H आयन आएगा और बेस का OH आयन आएगा. तो इसके पास एक H आयन है, तो इसको एग्जांपल नंबर 1 बोलते हैं. तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई और बेस की क्या हो गई? एसिडिटी 1 हो गई. जितने OH नेगेटिव आयन है उसके पास, एसिड बेस से कितना करेगा रिएक्ट? जितने उसके बाद H पॉजिटिव आयन होंगे. एसिड के H आयन करेंगे रिएक्ट विद द बेस, बेस के OH नेगेटिव आयन और एसिड के H पॉजिटिव आयन. अब ये हमारे पास क्या बना? ये बन गया NaCl प्लस वाटर. तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई? 1. समझ आ गया? गुड. दूसरी एग्जांपल, ये लिखा हमने सल्फ्यूरिक एसिड. अब खुद सोचो यहां पे कितने लगेंगे NaOH? 2, क्योंकि इसके पास 2H आयन है और अब इसके कितने यूज होने हैं? 2OH आयन. तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई? 2. NaOH की एसिडिटी 1 ही है क्योंकि एक ही OH आयन है उसके पास. वो तो लगे उसके 2 है टू बैलेंस सल्फ्यूरिक एसिड, डबल अमाउंट लगेगा उसका. अदरवाइज उसके पास एक ही OH आयन है. तो ये हमारे पास बन गया सोडियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर. तीसरी एग्जांपल, याद हुआ बेटा? आप बताइए. एक्सक्यूज मी सर. सल्फ्यूरिक एसिड के कितने H आयन यूज हुए? तो उधर कितने यूज हुए? OH आयन. लेकिन आगे 2 जोड़ा हुआ ना, बैलेंस किया हुआ. टोटल 2 हो गए. हाँ जी साक्षी. सर NaOH की हमारी एसिडिटी क्या होएगी? 1 बेटा. उसकी अपनी सर बट एसिडिटी 1 उसके है. आगे तो हमने 2 लगाया है. उसकी अपनी एसिडिटी 1 है, उसका अमाउंट डबल लगेगा. ओके सर. हाँ, ये 2 उसके साथ नहीं है, ये अलग से लिखा हुआ है 2 बैलेंस करने के लिए. ओके हमने सर. देखना है इनहेरेंट कितने प्रेजेंट. अब जैसे ये है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. अब इसमें भी 2 NaOH पड़ेंगे. अगर ऑक्सैलिक एसिड में NaOH डाल दें
तो ये एच आयन करेगा रिएक्ट, ये एच आयन करेगा। अब साक्षी टोटल तो 2 OH करेंगे रिएक्ट NaOH के, पर वो बैलेंस किया हुआ है, अमाउंट डबल लग गया। गॉट इट? सर फिर आपके थर्ड एग्जाम्पल में बेसिसिटी हमारी 2 हो जाएगी। यस, बेसिसिटी 2 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 2 HN यूज हो गए। मतलब हमने बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं देना। हाँ जी, हमने उस एक्चुअली ये वर्ड बैलेंसिंग पे ध्यान दो ना दो ठीक है, आप काउंटिंग के एंगल से बोल सकते हो। हमने देखना है उस मॉलिक्यूल के अपने अंदर कितने एच आइन ओ एच आइन। गॉट इट? अपने यस अंदर। सर। अब ये बन गया सोडियम ऑक्सलेट, प्लस यहां लिख दिया मैंने 4 वाटर, ये को लिखा 4 वाटर। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट बेटा ठहर जाओ। ये 2 H आइन और ये 2 OH आइन मिलके 2 वाटर बन गए, और 2 वाटर ये यहां पे थे, ये रिएक्ट नहीं कर रहे, ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ो अपनी जो लिखी है बेसिसिटी की। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, हमने ये नहीं कहा नंबर ऑफ एच आइन, हमने कहा रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आइन। अगर नंबर ऑफ एच आइन कहते तो जेलिक एसिड की बेसिसिटी 6 निकाल के बैठ जाते, 2 यहां पे और 4 इधर लिखे हुए वाटर में, वो नहीं गिनने। हमने वो वाले एच गिनने हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये डिफरेंस समझ आया? इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी उजैलिक एसिड की? 2। NaOH की एसिडिटी कितनी हो गई? 1। बस एसिडिटी 1 है। ये वही हाल है ना बेटा, अब एक नोट 500 का है और 5 नोट 100 के हैं। उनकी वैल्यू इक्वल हो सकती है, पर 100 रुपए की वैल्यू एक नोट की है, वो तो 100 ही है ना। हमने एक्चुअली देखना है कि कितनी। आप पूछिए जिसने ऑनलाइन पे क्वेश्चन रेज किया था। सर हम जो COOH है उसके साथ जो मतलब 2H2O जुड़ा हुआ है उसके H नहीं देखेंगे, हम उसका हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। नहीं बेटा, क्योंकि वो बेस से रिएक्ट नहीं ना कर रहा। तो मतलब इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 हो जाएगी। बेटा 2 हुई ना, एक ये एच आयन है, एक ये एच आयन है। ओके सर। बेसिसिटी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, जो एसिडिटी है वो 1 ही रहेगी, तो एक ओ एच आयन है। हमने देखना है एसिड की बेस। प्रोडक्ट तो उसका रिजल्ट है। और कोई डाउट? वो काउंट नहीं ना किए, क्योंकि दे आर नॉट रिएक्टिंग विद द बेस। बेस से कौन रिएक्ट कर रहा है? जो एच एन सी ओ, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, आपको बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो, तो 11 प्लेयर हमारे, 11 उनके, सही है। तो इंडिया की एसिडिटी होगी 11। अब है तो 144 करोड़। समझ आ गया? रिएक्ट कौन कर रहा है ये देखना है। सारे नहीं गिन के बैठ जाए, वो 11 ही आएगा। 11 द प्लेयर्स हु आर एक्चुअली फेसिंग द अदर प्लेयर्स। पॉइंट समझ लगा? इसीलिए क्या लिखा है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन। सबको समझ लग गया बेटा? अब इसको यूज करना है। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। अब क्या सीखा भाई? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास
बाय बेसिसिटी, ये आपके पास आ गया 1 प्लस, मैंने ये भी लिख दिया तो उठना खड़ा हो, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, और इसकी बेसिसिटी काव्या कितनी है HCl की 1, बस खत्म हुई बात। अब इजी लगेगा जब इसको यूज करेंगे। तो 36.5 आ गया। इसका मतलब HCl का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों इक्वल है। HCl का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों इक्वल है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा सीधा लिख दूं 98, आया था समझ? मोलर मास है, एटॉमिक मास से ऐड करके आ गया। क्लियर? सक्षम गोड़िया, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे, शाबाश, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है। तो आंसर आ गया 49। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 है और इक्विवेलेंट मास क्या है 49। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये आ गया 126। तो साक्षी अब डिवाइड किससे करेंगे? 2 से सर। 2 से करेंगे, शाबाश, बस इतनी बात ही है बेटा। हाँ जी, जनरल ये समझाया है पहले इक्विवेलेंट का मीनिंग, कि वो कंबाइन कैसे करते हैं। जब हमने एग्जांपल लिखी वहां पे तो यही देखा वो कंबाइन कैसे करते हैं। हाँ वेरी करेगा, पर जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन लिखेंगे एंड में यही पहुंच जाएंगे। ये खास है। ये हो गया क्लियर सारे बच्चों को? इसके बाद नंबर 2, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होगा? मतलब उल्टा है बेटा, एसिड की बेसिसिटी है और बेस की एसिडिटी है, क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, आपस में कंबाइन कैसे करें? एसिडिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH negative ions present in a base. Example, acidity of NaOH कितनी हो गई? 1। आपको बड़ा सिंपल लग रहा है जब आप यूज करोगे, कोई बोझ नहीं डालना दिमाग में, रोज जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे आराम से। एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, आ रहा है समझ आराम से देख के? है ही सिंपल है। कहां से हमें थोड़ी कंफ्यूजन ऐड हुई? जब वर्ड आया रिप्लेसेबल, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दी क्रिकेट मैच की, रिएक्ट कौन किससे करेगा। अब एग्जांपल, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, इसका मोलर मास आ गया 40, डिवाइड किससे करेंगे? 1 से करेंगे। आंसर भी क्या आ गया? 40। पहले हमने एटॉमिक मास सीखा, फिर मॉलिक्यूलर मास सीखा, आज हमने इक्विवेलेंट मास सीख लिया। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आ जाएगा मोलर मास 74 डिवाइड बाय 2, शाबाश अक्षर। तो आंसर आ गया 37।
ठीक है अगम, हर अगम एंड तुदगम, ठीक है, सब अगम है, मेरे को भी ऐसे याद हो गए। इसके बाद नंबर 3, इक्विवेलेंट मास ऑफ salts is equal to molecular mass by total positive और नेगेटिव वैलेंसी। कोई भी सॉल्ट ले लो, वो न्यूट्रल होता है ना, जितना चार्ज उस पे पॉजिटिव होगा उतने चार्ज उस पे नेगेटिव होगा। तो हमने क्या लेना है, नंबर लेना है, प्लस माइनस नहीं, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड नेगेटिव नहीं, और नेगेटिव। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, NaCl, अब सोडियम पे क्या चार्ज आया, +1, ऐसे लिखते हैं, सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पे अब भी +1 है, पर यहां पे सोडियम कितने हैं, 2, कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, -2, तो -2 एंड +2 न्यूट्रल हो गया। ये समझ लग गया, ये तो आम है, हाउ टू राइट फॉर्मूले। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, ये आ जाएगा 58.5, डिवाइड आप किससे करेंगे बोलो, हाँ जी किरण, किससे करेंगे डिवाइड, 1 टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी, पॉजिटिव भी 1 है, नेगेटिव भी 1 है, वो तो बराबर ही होनी है, तभी सॉल्ट न्यूट्रल होगा। तो आंसर आ गया 58.5। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसकी जरूरत आप किसे डिवाइड करेंगे, 2। रवीर ने भी यही आंसर देना कि और देना है, 1 देना था बेटा। सोडियम कार्बोनेट में वैलेंसी टोटल कितनी है, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, तभी वो न्यूट्रल है, तभी वर्ड क्या लिखाया गया, टोटल पॉजिटिव। अब ये नहीं लिखाया वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी 1 है, पर सोडियम है कितने उसमें, 2, तो यहां पे टोटल देखना, तभी सॉल्ट न्यूट्रल होने, तो डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया, 53। सबको क्लियर हुआ बेटा। अच्छा, एक वैसे रेफरेंस के लिए देखिए, आपका मैथ्स ये लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट, यहां पे टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, हाँ भैया रवीर, 6। दोनों की पॉजिटिव होते पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी रट्टे मारे हुए। ये देखो बेटा, अब ध्यान देना, रट्टे भी नहीं लगाने पड़ने, जो इधर लिखा हुआ है वो इसका चार्ज है, जो इधर लिखा हुआ है वो इसका चार्ज है। तो एल्युमिनियम पे क्या चार्ज आया,
+3, पहला केटाइन आ गया। और सल्फेट पे क्या चार्ज आया, किसी को गलती ना लगे मैंने ऐसे लिख दिया, सारे के ऊपर है -2। इसके बाद एल्यूमिनियम है कितने, 2, तो आगे 2 लगा दिया। सल्फेट कितने हैं, 3, तो आगे 3 लगा दिया। तो टोटल पॉजिटिव कितनी हो गई, +6। टोटल नेगेटिव कितनी हो गई, -6। समझ आया, पक्का समझ आया। मैंने तो आपको याद करने के लिए खत्म ही कह दिया, क्या समझ के करो, यही बना। पर कुछ आए तो हमें आने भी चाहिए, सारे कहां से दूसरे हो जाए। इक्विवेलेंट मास समझ आया, अब हमने इसको यूज कर, अब मेन नोट्स पे वापस आ गए। नंबर 4, नॉर्मेलिटी। इट टुक मोर देन हाफ एन आवर। इक्विवेलेंट मास समझा पहले। नॉर्मेलिटी, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट। कल क्या सीखा था, नंबर ऑफ मोल्स। आज क्या सीख लिया नई टर्म, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। वो क्या था, ग्राम मोल। जब भी हम मोल यूज करते हैं तो कौन सा मोल है वो, ग्राम मोल। हम सारे एटॉमिक मास ही ग्राम में ले रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of the solution। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना तो हमें आता है, डिवाइड बाय 1000। अगर हमें पहला स्टेप आ जाए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने, तो क्वेश्चन सॉल्व। कल हमने सीखे थे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर थे, बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास। दिया बोलना है साथ में, सिर्फ सुनने थोड़ी आए हैं, प्लेयर है क्लास में। नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां पे हमने सीखने हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये हो जाएंगे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, जिसके लिए हमने टाइम लगाया। ये टर्म आनी थी यहां पे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और बहुत बार ऐसे होता है कि स्कूल में वो कहते हैं नॉर्मेलिटी करनी नहीं, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले इक्विवेलेंट मास आना चाहिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है सीखने। और इक्विवेलेंट मास सीखने के लिए कितना कुछ और सीखना पड़ता है, तब जाके ये टर्म आती है, अदरवाइज इट इज देयर इन द सिलेबस। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब जैसे मैंने एग्जांपल ली, लेट अस डिसॉल्व 6.3 grams of oxalic acid in 100 cc of solution। मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि सारी टर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलैलिटी। जब हम सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है पहले थोड़े पानी में डिसॉल्व किया, फिर वॉल्यूमेट्रिक क्लास में ट्रांसफर किया, फिर ऊपर से और पानी ऐड किया,
तब तक वो मार्क आ जाए। अब इसकी नॉर्मेलिटी क्या बन गई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब गिवन मास कितना है यहाँ पे? ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना है? अभी अभी सॉल्व किया 63। हमने वॉल्यूम लिया 100 डिवाइड बाय 1000, लीटर में कन्वर्ट हो गया 6.3 बाय 63, 1000 ऊपर चला गया, ये आ गया 1n। इसको बोलते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास बन गई 1 नॉर्मल। जैसे कल थी 1 मोलर, 1 मोलल, ये बन गई 1 नॉर्मल। आपने स्टार डाल के लिखना है। अगर पेपर में ऐसे आ 0.1n, ये बन गया 1/10n, और इसी को बोलते हैं n/10। ऐसे भी आ सकता है n/10। n/10 मतलब 0.1। ऊपर 1 आया था, अगर वो होता 0.63 तो 0.1 आ जाता। इसके बाद लिखो इन जनरल if we dissolve W2 grams of solute, रॉबिन समझ आता है? W2 grams of solute in VCC of solution, then तो ये नॉर्मेलिटी आ गई W2/E2 into 1000/V। E2 मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। E मतलब इक्विवेलेंट मास, 2 मतलब सोल्यूट। एक ही तो सिंबल है, 1 मैंने सॉल्वेंट, 2 मैंने सोल्यूट। तो ये बन गया W2/E2 1000/V। याद हो गया? कल पढ़ा था W2/M2 1000/V, W2/M2 1000/W1। आज आ गया W2/E2 1000/V। अब ये क्वेश्चन है 128। एग्जाम में तो ऐसे आना है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1.575 grams of oxalic acid in 250 cc of solution। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला गुरमन, एक ही तो फॉर्मूला क्या आज? W2/E2। शाबाश, पहुंच गए। W2/E2 into 1000/V। सारे यानी टेंटिंग होके बैठना। आप सारे बड़े अच्छे नजर आ रहे हो मेरे को। बारी किसी कभी भी आ सकती है ना? एंड रिमेंबर यू आर प्लेयर इन द क्लास, नॉट स्पेक्टेटर। प्लेयर्स को तो पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना गेम में। अभी IPL चल रही है, पैसे किसके बनते हैं? प्लेयर्स के कि स्पेक्टेटर्स के? स्पेक्टेटर तो देख के चले जाते हैं बस, आके ये थोड़ी देखना है कि क्लास में टीचर कैसा है, दूसरे बच्चे कैसे हैं, कमरा कैसा है,
यहां देखना कि केमिस्ट्री क्या पढ़ाई जा रही है। W2/E2 1000/V। अब देखिए W2 कितना आ गया, अब डाटा पुट करना है यहां पे। रुद्र डाटा पुट कर। W2 1.575। शाबाश। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 63 इंटू 1000 डिवाइड बाय, वेरी गुड। अब देखो अगर हमें ये फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल, कितना आसान हो गया। मिशा समझ आ गया बेटा? तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 0.1n। इज इट ओके एवरीबॉडी? ठीक है प्रियांशु? जब 1000 से डिवाइड किया वो लीटर बन गया ना, वो तो हमने एक बार करके आगे से सीधा ही फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। W2/E2 1000/V। इसके बाद लिखना पुट अवे स्टार एंड राइट स्पेशल पॉइंट, रिलेशन बिटवीन, अब ये ट्रिक सीखना कॉम्पिटिशन्स के लिए, नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। हमने ज्यादा फॉर्मूले नहीं करने, बुक्स में बड़े सारे दिए होते हैं, एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने नहीं हमसे याद होते। हमने बस 4 ही करने, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये याद हो गए। एक अभी आगे आएगा मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो ऐसे लिखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n टाइम्स मोलैरिटी। वैसे पंगा रहे ना कि n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू, अब समझ आएगा इतना टाइम क्यों लगाया। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, अब समझ आ रहा है। एसिडिटी ऑफ बेसिस, ठीक है। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी ऑफ सॉल्ट्स, ये सारा वही है जो अभी पढ़ के आए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। 129, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब मोलैरिटी आ गई 2 मोलर। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हर तेजेश्वर 2 आ गई, शाबाश, सिंपल सा तो है काम। ये 2 आ गई, तो नॉर्मेलिटी क्या बन गई। अब n की वैल्यू आ गई 2, विशिष्टि भी कितनी हो गई 2, आंसर कितना आ गया। क्वेश्चन खत्म। कितना सिंपल हो गया, यहाँ ना समझ आया। सारे बच्चों को क्लियर हुआ। जिसको एक ट्रिक आता है उसने तो पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर देना, और जिसको नहीं आता उसने कहना इतना मुश्किल पेपर आया, मोलैरिटी दी थी, नॉर्मेलिटी निकलवाने बैठ गए। इंटरचेंज हो रही है। तो 2 into 2 आंसर इज 4। हरवीर समझ आ गया आपको। इसके बाद another star, molarity equation। M1V1 equals to M2V2। इसका क्या मतलब,
इनिशियली आपके पास जो भी पोलैरिटी है सॉल्यूशन की, जो भी वॉल्यूम है, उसको M1V1 बोल दिया। जो बाद में बन गई उसको M2V2 बोल दिया। इसको समझाने के लिए मैं आम लाइफ से एग्जांपल लेता हूं। आपने जरूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक शरबत पिया होगा, रूह अफ़ज़ा। कंपनी की ऐड नहीं कर रहे, अब एग्जांपल के नाम ले रहे हैं। क्या वो बॉटल उठा के सीधी पी लेते हो? सीधी क्यों नहीं पी पाते? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत होगी। तो क्या करते हैं उसमें? डाइल्यूट करते हैं, पानी डालते हैं अच्छी तरह से। तो जो शुरू में बॉटल में है वो हो गया M1V1, जो कंसंट्रेशन है वो M1। जितना आपने लिया शरबत बनाने के लिए वो क्या हो गया? V1। समझ आया? जैसे कह दिया भाई इतने का अमाउंट डाल दिया हमने रूह अफ़ज़ा का, उसके बाद उसे डाला पानी, पूरा गिलास भर लिया, तो वो क्या हो गया? अब V2। अब नई कंसंट्रेशन क्या हो गई? M2। बात समझ आई? ये काम तो हमने अक्सर देखा है। तो नेचुरल फॉर्मूला क्या बन गया? इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। Sometimes people also call it as dilution formula। इसको फिर स्मॉल ए कह लो। एक और लगा सकते हैं, जब यूज करेंगे तब चलेगा पता आपको। एग्जाम्पल अभी बाद में लेंगे। M1V1 by N1, M2V2 by N2। If number of moles are unequal, अगर बैलेंस करते हैं, जैसे अभी किया था ना वो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2NaOH, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का मोल 1 था और NaOH के कितने थे? 2। तब वहां पे लगेगा N1 N2। तो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि बैलेंस तब होना है। ऊपर वाला कब लगेगा? अगर मोल्स पहले इक्वल है। M1V1 आप सिंपल ऐसे समझ लो ना, हमेशा ही N1 N2 आना है। ऊपर वाले में क्या आ गया? N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N। ऊपर वो बराबर है सारे, नीचे वो बराबर नहीं। अब हमने पढ़ा था ना HCl प्लस NaOH, अभी आप लिख के आए हो, तो वहां पे मोल इक्वल है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में मोल्स इक्वल नहीं है। ऐसे ही बन सकता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। N1V1 N2V2। अब यहां पे कभी N1 नहीं करना डिवाइड से। क्यों नहीं करना? क्योंकि नॉर्मेलिटी पहले ही N से डिवाइड करके आती है। इक्विवेलेंट मास जब निकाला था तो पहले ही N से डिवाइड कर दिया था। बेसिसिटी और एसिडिटी वो काउंटिंग में पहले ही आ जानी, तो यहां पे नहीं करनी। स्टेप नंबर 5, फॉर्मेलिटी F। It is the number of formula mass units of solute dissolved per liter of the solution। पहले हमने सीखे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, फिर सीखे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब सीख रहे हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट। तो फॉर्मेलिटी आ गई
number of formula mass units of solute over volume of solution in liters. अब number of formula mass units is equal to given mass by formula mass. Given mass by formula mass. जैसे मैं एग्जांपल 58.5 grams of NaCl. तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, इसके यूनिट कितने बने? गिवन मास इज 58.5, फॉर्मूला मास इज 58.5, तो 1 आ गया। बेटा ये फॉर्मेलिटी वर्ड ना वो इंग्लिश वाला नहीं है फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मूला से बना, ये वो नहीं जो काम करने की फॉर्मेलिटी करते हैं, ये फॉर्मूला से बना है फॉर्मेलिटी। मोल में तो 1 ही है, इसका मतलब जो फॉर्मेलिटी आएगी इट विल बी सेम एज मोलैरिटी, जो फॉर्मेलिटी आएगी वही मोलैरिटी आएगी। तो प्रैक्टिकली इसको करने की फॉर्मेलिटी हम कभी नहीं करते, जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो क्या यूज कर लेंगे? मोलैरिटी, सेम आ जाएगा। एग्जाम्पल, let us dissolve 5.85 grams of NaCl in 100 cc of solution. Let us dissolve 5.85 grams of NaCl in 100 cc of solution. तो इसकी फॉर्मेलिटी कितनी आ गई? अब गिवन वेट कितना है? 5.85, फॉर्मूला मास 58.5। प्रियांशु अब ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम 100 यहां पे डिवाइड हो गया 1000 से एक ही बार, तो ये बन गया 5.85 ये आ गया 1F। इसे क्या बोलेंगे? 1 फॉर्मल। अब इन जनरल फॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू W2 by F2 1000 by V। W2 by F2 into 1000 by V। अब F2 क्या हुआ? फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, यही हुआ, याद हो गया फॉर्मूला? W2 by F2 1000 by V। अब स्पेशल पॉइंट लिखना है, formality is same as molarity but for ionic compounds। आगे से नहीं इसको पढ़ना, आज एक बार पढ़ लिया, ना पढ़ा हो सकता है हमें पता नहीं क्या टर्म आगे जो हमें आई नहीं। कर्तव्य समझ आया? फॉर्मेलिटी इज सेम एज मोलारिटी बट फॉर
आयनिक कंपाउंड। एक बार फिर से रिवाइज करें। मोलैरिटी W2 by M2 1000 by V, सबने बोलना है W2 by M2 1000 by V। मोलैरिटी W2 by M2 1000 by W1। नॉर्मेलिटी W2 by E2 1000 by V। बस इतने, इसको नहीं करना। कल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मोल फ्रैक्शन। थैंक यू।